नमस्कार, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। राजवाड़ा से रेसिडेंसी कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम सारे अखबार, न्यूज़ चैनल्स ने भी इस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम में स्थान देना शुरू कर दिया। अरविंद जी, फिर बधाई आपको और स्वागत है एक बार फिर आपका। नमस्कार। अंदरूनी खबरें आप तमाम लेके आ रहे हैं। इस बार हम जानना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहते हैं और किसकी ज्यादा चली। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दो तीन पहलू हैं। ये तो स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज़्यादा वजन मिला और उसका कारण भी है कि आने वाले समय में जो 24 उपचुनाव होना है उसमें ज़्यादातर जो है उनके प्रभाव क्षेत्र की सीटें हैं या उनके समर्थकों की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो पार्टी ने उनको दिया। पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक संकेत दिया कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम मतलब उन्होंने एक मध्य प्रदेश की राजनीति में संदेश दिया है कि सिंधिया यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो हम भी उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि शिवराज सिंह चौहान या वीडी शर्मा या सुहास भगत में से किसके खाते में कितना गया है, किसके हिस्से में कितना गया, तो शिवराज जी का हम जो देख रहे हैं कि न रामपाल सिंह को मंत्री बनवा पाए, न राजेंद्र शुक्ला को बनवा पाए, न गौरीशंकर बिसेन बन पाए, न संजय पाठक बन पाए। एकमात्र शिवराज सिंह चौहान के खाते में हम देखें तो भूपेंद्र सिंह उनके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक डेवलपमेंट बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट वो दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली में जो चिंतन मनन हुआ, विचार हुआ पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के दौर में, उसमें भूपेंद्र सिंह मंत्री नहीं बनने की स्थिति में आ गए थे। ऐसी स्थिति में संकट बने नरेंद्र सिंह तोमर और उन्होंने जो है वो भूपेंद्र सिंह की मदद की। केंद्रीय नेताओं को इस बात के लिए कन्विंस किया कि भूपेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए, तब जाके भूपेंद्र सिंह मंत्री बन पाए। वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा का पूरा जोर था कि अरविंद भदौरिया मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि अरविंद भदौरिया और वीडी शर्मा विद्यार्थी परिषद में साथ में राजनीति की और 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में माना जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर भी नहीं चाहते थे क्योंकि जातिगत समीकरण भिंड मुरैना के जो है उसमें कोई ठाकुर नेता आगे बढ़े ये कोई भी वहां का नेता नहीं चाहेगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी नहीं चाहते थे। लेकिन बावजूद इसके कि वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर एक थे, अरविंद सिंह भदौरिया मंत्रिमंडल में आ गए। वीडी शर्मा का क्या स्थिति रही इस पे आगे और हम एक विचार करते हैं कि वीडी शर्मा की एक सफलता तो ये रही कि वो संजय पाठक को उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया। संजय पाठक दरअसल वीडी शर्मा का जो संसदीय क्षेत्र खजुराहो उसके कटनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वीडी शर्मा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के समीकरण के चलते नहीं चाहते थे कि संजय पाठक मंत्री बने, तो संजय पाठक अंततः मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए और उसका फायदा मिला ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को, जो कि पन्ना के विधायक हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के कोटे से भी मंत्रिमंडल के लिए था। तो मतलब ये बड़े गड्ढे समीकरण है। अब जो सुहास भगत के लिए कहा जाता है कि वो विष्णु खत्री के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे कि विष्णु खत्री को मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, लेकिन नहीं सफल हुए उसमें। तो मतलब किसको कितनी सफलता मिली, तो सिंधिया जी को अगर छोड़ दें तो उसके बाद मुझे लगता है कि वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की तुलना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्यादा सफल रहा और संघ ने अपने कई कट्टर विधायक, अपने कई समर्थकों को जो कट्टर समर्थक है उनको मंत्री, विधायकों को मंत्री बनवाने में संघ सफल रहा। आपने अरविंद भदौरिया की बात कही है। अरविंद भदौरिया ने सरकार जब तख्ता पलट हुआ था और विधायक जब सारे वहाँ बेंगलोर भेज दिए गए थे, उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी जी। मुझे लगता है उसका इनाम उन्हें मिला है। बिल्कुल, उस समय उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और वो केंद्र के नेताओं के प्रिय पात्र उसी दौर में बने। लगातार वो टच में थे। जो उन विधायकों की तरफ से जो संदेश आना थे, राजभवन को आना थे या अलग अलग जगह जो संदेश पहुंचाना था, उस संदेश वाहक की भूमिका भी अरविंद सिंह भदौरिया ने ही अदा की। और एक बहुत पुराने नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से गुरुम होके आए हैं और अपना एक स्थान उन्होंने बताया। तो उनका पार्टी में तो वेट था, लेकिन पार्टी के दो ही वेट, मतलब वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर नहीं चाह रहे थे कि अरविंद सिंह भदौरिया बने, लेकिन जो केंद्रीय संगठन ने, केंद्र के कई दिग्गज नेताओं ने, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है, उनकी मदद की और अंततः वो मंत्री बने। तो ये रमेश गोंदला, चेतन कश्यप ये कहाँ अटक गए? देखिए, चेतन कश्यप भी पार्टी के हैवीवेट हैं और वो भी कई मौकों पर पार्टी के संकट मोचक रहे, विशेषकर फाइनेंशियल फ्रंट पे।
फंड मैनेजर भी माने जाते हैं और मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं। मतलब रतलाम से लेके दिल्ली तक ऐसी कोई कड़ी नहीं होगी जो जिस कड़ी में वो फिट नहीं बैठते हैं। और मध्य प्रदेश में वो दोनों की पसंद है, शिवराज सिंह चौहान की भी पसंद है और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल्ली बात गई, जब दिल्ली सूची गई और दिल्ली में नाम फाइनल हो रहे थे, तो विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि बड़ी अहम भूमिका में थे मध्य प्रदेश का प्रभारी होने के कारण, उनसे चेतन कश्यप को मदद नहीं मिल पाई विनय सहस्त्रबुद्धे से। और इसी का नतीजा है कि, और चूंकि मालवा निमाड़ से किसी एक की वेश्य को प्रतिनिधित्व मिलना था, पारस जैन को लेकर तो सीन पहले क्लियर हो गया था कि मंत्री बन नहीं पाएंगे, चेतन कश्यप और ओम प्रकाश सखलेचा में से कोई एक मंत्री बनना था। तो जब दिल्ली में डिस्कशन हुआ तो विनय सहस्त्रबुद्धे ने पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए कन्विंस किया कि इस बार हमें चेतन कश्यप की बजाय, पार्टी में वरिष्ठ हैं, ओम प्रकाश सखलेचा 4 बार के विधायक हैं, उनका एक ओरा है, उनके पिताजी वीरेंद्र कुमार सखलेचा का मध्य प्रदेश में जनसंघ को और जनता पार्टी को और भाजपा को स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा है, तो उन्हें मौका देना चाहिए। फिर ऐसे मौके पे नितिन गडकरी ने, पीयूष गोयल ने, जो केंद्र में बड़े वजनदार नेता, उन्होंने भी सखलेचा की पैरवी की। यही कारण है कि मैनेजमेंट के मास्टर चेतन कश्यप का नाम कट गया। रमेश मेंदोला की अगर हम बात करें तो रमेश मेंदोला को जो है मंत्रिमंडल में निसंदेह स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि मैदानी नेता हैं, हमेशा भारी मतों से जीतते हैं, पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपती है उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में जो नाइत्तेफाकी की स्थिति है, कुछ ऐसा लग रहा है, जो समीकरण सारे जो समझ में आ रहे हैं, उसका नुकसान रमेश मेंदोला को कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। हालांकि रमेश मेंदोला, मुझे जो जानकारी लगी कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में पार्टी आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका देगी। और मुझे लगता है कि सांवेर उपचुनाव का नतीजा भी काफी हद तक जो है वो रमेश मेंदोला के भविष्य को तय करेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में अक्सर होता है कि कैलाश विजयवर्गीय या रमेश मेंदोला का पार्टी पूरा उपयोग करती है, वक्त पर उपयोग करती है जब पार्टी संकट में होती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पार्टी हमेशा पीछे हट जाती है। तो इसके कारण क्या शिवराज सिंह चौहान से इनके बढ़ते बिगड़ते समीकरण या आला कमान से पार्टी नहीं बैठना? देखिए, दोनों बातें हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जिनके पास सत्ता के सारे सूत्र हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास भगत हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि जिस हिसाब से पार्टी उनको वेटेज दे रही है, तो वो, मुझे नहीं लगता कि ये सारे नेता कभी चाहेंगे कि पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय का कद बढ़े। आपने बिल्कुल सही बोला कि पार्टी उनका उपयोग करती है। हरियाणा में जब पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में आना था और बहुत संघर्ष था, तो कैलाश विजयवर्गीय को वहां का प्रभारी बना दिया, उसके बाद उनको बंगाल भेज दिया। मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव होना है, 5 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है मालवा निमाड़ क्षेत्र की, तो कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने बोल दिया कि आप वहां का प्रभार संभालिए। रमेश मेंदोला को प्रभारी बना दिया। झाबुआ में उपचुनाव था तो रमेश मेंदोला को बोला आप चले जाइए। कुक्षी नगर पालिका का चुनाव था तो रमेश मेंदोला को बोला कि भाई कांग्रेस का गढ़ है, आप जाइए। और 90% मौकों पर हम माने कि ये लोग अपने दायित्व के निर्वहन में सफल रहे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग मध्य प्रदेश में अहम भूमिका में हैं और जो लोग केंद्र में हैं और केंद्र में बैठकर मध्य प्रदेश को लेकर निर्णय लेते हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कद बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करना चाहते, और उसी का खामियाजा रमेश मेंदोला को भी भुगतना पड़ रहा है। अब बात हम करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में बरसों से गोविंद गोयल कोषाध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। कई मौकों पर रात 8 बजे बाद आपने लिखा है तो उसको भी जरा समझना पड़ेगा कि रात के 8 बजे बाद क्यों बोलते हैं ऐसा। और जब बोलते हैं तो ये कहते हैं कि पार्टी ने उन्हें लूप लाइन में डाल दिया, तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ उनके इस बोलने का? देखिए, गोविंद गोयल जब कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब उनको पहले जो 4-5 नियुक्तियां हुई थी उसमें गोविंद गोयल की भी नियुक्ति थी और पार्टी ने उनको कोषाध्यक्ष बनाया था। जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो कोषाध्यक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है। सालों से मैं देखता हूं, चाहे स्वरूप चंद जैन रहे हो, डालचंद जैन रहे हो, चाहे सागर से कोई भी व्यक्ति रहा हो, स्वदेश जैन रहे हो, कोषाध्यक्ष की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। कि पार्टी सरकार में रहती तब तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन जब विपक्ष में रहती है तो फंड अरेंज करना एक बड़ी बात होती है। और गोविंद गोयल जो है पार्टी के संकट मोचक उस दौर में बने, बड़े बड़े पार्टी के जो आयोजन होते थे उसके लिए उन्होंने फंड मैनेज किए और उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा में उन्हें गोविंदपुरा से चुनाव टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे, तो दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ लिए।
फिर उन्हें उम्मीद थी कि जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, सरकार अगर बन गई तो उन्हें किसी निगम मंडल में पदाधिकारी बनाया जाएगा। उनके साथ वो भी नहीं हो पाया, उनको पद भी नहीं मिला। तो आखिर आदमी के मन में एक फ्रस्ट्रेशन उभरता और वो बार बार अपने साथियों के बीच में कहा करते थे कि यार मुझे तो पार्टी ने लूप लाइन में डाल रखा, क्योंकि कोषाध्यक्ष का निर्वहन लंबे समय तक करना, और फिर जब पार्टी की सरकार बन गई थी तो कोष की कोई कमी नहीं थी, तो कोषाध्यक्ष की भूमिका नगण्य हो गई थी। तो वो अक्सर बोला करते थे, मतलब इशारों में आप समझिए कि रात को 8 बजे बाद उनके सुर जो है वो तेज हो जाते थे और वो बोलते थे अरे यार मुझे तो लूप लाइन में पटक रखा। बीच में उन्होंने कमलनाथ को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आप कोषाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त कर दीजिए। जब लगातार कमलनाथ तक ये खबरें पहुंची कि बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं गोविंद गोयल और बार बार हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कहिए कि मैं इस दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं, तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी को बुला के कहा कि भाई गोविंद गोयल अगर नहीं चाहते तो हम ये दायित्व उनको क्यों सौंपे। और कमलनाथ का पत्र उसी दिन जारी हो गया, उन्होंने उन्हें दायित्व से भी मुक्त कर दिया और उन्होंने जो पार्टी की सेवाएं की इस दौर में उसके प्रति उनका आभार भी व्यक्त कर दिया। कमलनाथ जी का अपना एक कार्य करने की शैली जी, उनके रिश्तों को लेकर भी कई सारी बातें जी, दीपक दरियानी जैसे जो उनके रिश्ते थे जी, और वो कमलनाथ की सरकार के दौर में वे काफी चर्चित जी, जी, जी। कमलनाथ उनकी विजिट कर भी गए, तमाम सारी बातें हुई और अब एक जांच एजेंसी के दायरे में है, क्या कहते हैं? जी देखिए, कमलनाथ निसंदेह संबंध निभाने में बहुत माहिर माने जाते हैं और मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस को काबिज कराने में भी वो इसलिए सफल रहे थे कि उनके बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में संबंधित से उस समय कांग्रेस के पास इलेक्शन मैनेजमेंट एक बड़ा इशू था और कमलनाथ जो मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने अपने संपर्कों के दम पे ही मध्य प्रदेश के सारे नेताओं को एकजुट किया, पार्टी के लिए फंड अरेंज किया। और आज भी पार्टी का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनकी कार्यशैली से मुख्यमंत्री तो बड़ा प्रभावित था, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कमलनाथ से बहुत प्रभावित हैं कि वो मानते हैं कि उस दौर में जो काम हुआ मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की दिशा में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वो अपने आप में अद्भुत था। इसलिए कई लोग आज भी संपर्क में, और कई लोगों का यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, इसलिए लोग कमलनाथ के सतत संपर्क में। दीपक दरियानी जो अपनी बिरादरी में मध्य प्रदेश में कन्फेक्शनरी किंग के रूप में जाने जाते हैं, वो भी कमलनाथ के बहुत नजदीकी हैं। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है कि जो उद्योगों से संबंधित बैठकें होती थी उसमें दीपक दरियानी बड़ी अहम भूमिका में रहते थे। उनके जो भी सुझाव थे वो भी पार्टी मानती थी, जब उन्होंने सरकार मानती थी। जब उन्होंने कहा कि आप जो है कन्फेक्शनरी क्लस्टर डेवलप करिए, तो कमलनाथ ने AKVN को कहा कि बिल्कुल कन्फेक्शनरी क्लस्टर डेवलप करना चाहिए। जब उसमें विलंब हुआ तो वो अफसरों पर नाराज भी हुए, उनकी यूनिट की विजिट करने भी आए और उनके बड़े प्रभावित हुए कि एक युवा व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने सेक्टर में। दीपक दरियानी उन संबंधों को आज भी निभा रहे हैं। पिछले दिनों कमलनाथ अब मुख्यमंत्री निवास में नहीं रह रहे हैं, जो आवास उन्हें सांसद की हैसियत से आवंटित था उसी में वो रह रहे हैं। तो पिछले दिनों दीपक दरियानी उनसे मिले थे। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने कमलनाथ को भेंट की और इसे संयोग कहें या दुर्योग की, जब उस मुलाकात के 10-15 दिन बाद ही दीपक दरियानी के यहाँ सेंट्रल एजेंसी का रेड हुआ और उसमें जो है अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए वो जो उनपे टैक्स की रिकवरी आ रही है उसके एवज में चुका चुके हैं। लेकिन इस निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि दीपक दरियानी कमलनाथ के ब्लू आइड हैं। अब जनसंपर्क विभाग में राजेश राजोरा, संजय शुक्ला जैसे लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का पद बहुत ही अहम पद माना जाता है। इस पद पे जो व्यक्ति रहता है वो उसको कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री का आंख, नाक और कान होता है। लेकिन जो पिछले दिनों स्थितियां निर्मित हुई थी कांग्रेस शासन के दौरान, और जिस तरह से मध्य प्रदेश माध्यम को माध्यम बना के कुछ लोग अपने हित साधना चाहते थे, तो इन अफसरों को ऐसा लगा अब ये बिल्कुल अपने कैरियर के पीक पे हैं अफसर। राजेश राजोरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनने वाले थे, संजय शुक्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इतने सीनियर हो गए हैं। तो इनको लगा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा दिन जनसंपर्क विभाग में रुकने से इनके कैरियर पे कोई डेंट लग जाए। एक IAS अधिकारी के लिए 15-20 साल 25 साल की सर्विस के बाद का मुकाम बड़ा अहम रहता है, क्योंकि उसके बाद ही उसकी राज्य में अहम भूमिका शुरू होती है, उसकी केंद्र में पदस्थापना का जो कंसिडरेशन जोन है वो भी वही रहता है। तो बहुत ऐसे में अधिकारी बहुत कॉशियस होकर काम
काम करता है। तो जब ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश माध्यम में कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और अगर वो इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हुए तो इन अधिकारियों को उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन दोनों अधिकारियों ने समय समय पे जो है वहां से, जनरली आप देखिए कि जो भी जनसंपर्क विभाग का प्रमुख सचिव रहा उसका किसी का कार्यकाल 1.5 साल 2 साल 3 साल ऐसा रहा, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी वहां से विदाई लेना उचित समझा। अब शिवराज जी ये तो कम नाराज होते हैं, लेकिन अभी एक कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस के दौरान में नाराज हो गए, तो वो माजरा क्या है? देखिए, बड़ा रोचक मामला है कि शिवराज जी वन अधिकार पत्र के मामले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नर से रूबरू हो रहे थे। और सामान्यतः शिवराज जी बहुत सहज रहते हैं, लेकिन जब इंदौर संभाग का नंबर आया तो अलीराजपुर में उन्होंने बताया कि अलीराजपुर से मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो शिवराज जी ने पूछा कि भाई आपके कलेक्टर कहाँ हैं? सुरभि गुप्ता कलेक्टर वहाँ की। तो उन्होंने कहा सर वो अवकाश पे है। तो उन्होंने कहा ठीक है। खरगोन कलेक्टर गोपाल दाड़ भी अनुपस्थित थे। शिवराज जी ने पूछा भाई वो कहाँ है? तो बोले वो भी अनुपस्थित है। तो उन्होंने मुख्य सचिव से पूछा कि भाई 2 कलेक्टर कहाँ हैं, आपको जानकारी है या नहीं? तो उन्होंने मुख्य सचिव ने सहज बताया कि जब एक आध दिन की छुट्टी कलेक्टर लेते हैं तो वो कमिश्नर से ही उसका अनुमोदन होता है, जब ईएल लेते हैं तो वो मेरे पास मामला आता है। इसी बीच इंदौर के संभाग आयुक्त ने जो बड़ी रोचक जानकारी दी और सीएम भी ठहाका लगाए बिना रह नहीं सके। उन्होंने कहा सर जो खरगोन कलेक्टर हैं गोपाल दाड़, उनके बेटे की शादी है और वो अलीराजपुर जाके एक दिन की छुट्टी लेके गए और अलीराजपुर जाके शादी कर रहे हैं। तो सीएम बोले यार बड़ा कैसी स्थिति बन गई कि कोरोना के दौर में कलेक्टर के बेटे की शादी और वो हमको निमंत्रण ही नहीं दे रहा है। तो मतलब वो एक बड़ा लाइट उसमें उन्होंने उसको लिया। और ये शिवराज सिंह चौहान का बड़कपन कहेंगे कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि कलेक्टर के बेटे की शादी है तो उन्होंने अगले दिन कलेक्टर को फोन किया, शादी के लिए बधाई दी और कहा कि भाई तुम तो हमको याद नहीं कर रहे हो। तो कलेक्टर ने कहा कि सर ये कोरोना का दौर है, आपकी ओर से तमाम रिस्ट्रिक्शन है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आनंद जी, अब परिवहन आयुक्त को लेकर भी थोड़ी सी रस्साकसी चल रही है जी। क्या कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त का पद हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण रहा और इस पद पे वही व्यक्ति काबिज रहता है जो मुख्यमंत्री का विश्वस्त हो, संघ पार्टी का विश्वस्त हो और उसके अलावा जो लोग मध्य प्रदेश की सत्ता पर नियंत्रण कर रहे हैं उनका भी विश्वस्त हो। अब वी मधु कुमार यूं तो अपने 15-20 साल की पोस्टिंग में हमेशा अच्छी पोस्टिंग उन्होंने पाई है और ऐसा कहा जाता है कि उसमें बीजेपी के नेताओं ने उनकी काफी मदद की, चाहे वो अरविंद मेनन हो या वेंकैया नायडू हो। साउथ की लॉबी भी उनकी बड़ी खुल के मदद करती। लेकिन क्या हो रहा है कि इस बार उनकी परिवहन आयुक्त पद पर पदस्थापना कांग्रेस के शासन में हुई, तो संघ ने इसको बड़ा मुद्दा बना रखा है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार के दौर में भी इन्हें प्राइम पोस्टिंग मिली, कांग्रेस की सरकार के दौर में भी इन्हें प्राइम पोस्टिंग मिली। हालांकि इसमें वी मधु कुमार का कोई मैं दोष नहीं मानता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति अफसर हैं, जिस पद पे रहते हैं उस पद की गरिमा के मुताबिक काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस मुद्दे को संघ हाथ में ले ले उसमें फिर कई बार सरकार भी असहाय फील करती है और मुझे लगता है कि वी मधु कुमार के मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। आनंद राय, डॉक्टर आनंद राय बहुत ही जाना माना नाम है जी। आरटी एक्टिविस्ट के तौर पर देख कोई ऐसा, हाँ, विसिल ब्लोअर भी है। हाँ, विसिल ब्लोअर भी है, व्यापक मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, कमलनाथ जी की सरकार हो, हमेशा मुखर रहते हैं। देखिए, हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं कि आनंद राय काफी मुखर रहते हैं। जब वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब जूनियर डॉक्टर्स के हित में लड़ाई लड़ते थे और तभी से ये परिलक्षित होने लगा था कि आने वाले समय में राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी रहेगी। एक समय तो ये भी माना गया था कि वो हरदा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। बाद में वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, विसिल ब्लोअर के रूप में उन्होंने कई मामले उठाए और व्यापक मामले में कई चीज़ों को सामने लाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका मानी जाती है। सोशल मीडिया पर भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं, लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते और हैमर करते हैं, चाहे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही हो, बाद में कमलनाथ की सरकार रही हो और अब वापस शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, मुद्दों को उठाते रहते हैं। और ये मतलब ये इसलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी है, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, सरकारी नौकरी में, वो भी डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मौका मिलता है वो सरकार और सरकार में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी किसी पोस्ट पे उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि आनंद राय कह रहे हैं कि उनका जो है वो हैक कर लिया गया था और उसके बाद जो है उनके फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट हुआ है, वो जांच का विषय है। लेकिन आनंद राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी बात है और इससे कई संकेत मिल रहे हैं। मालिनी गौड़ मंत्री नहीं बन पाई, उसमें आपने लिखा है कि छोटे ठाकुर पर बड़े ठाकुर भारी पड़े। देखिए, मालिनी गौड़ और उषा ठाकुर के बीच
जब मंत्री पद को लेकर बात आगे बढ़ी तो मालिनी गौड़ को लग रहा था कि नरेंद्र सिंह ठाकुर दिल्ली में उनकी बहुत मदद करेंगे, और नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कुछ मदद उनकी की भी। नरेंद्र सिंह तोमर उनकी मदद करेंगे, और नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ मदद उनकी की भी। और उनको ये भी लग रहा था कि चूंकि महापौर के रूप में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान भी मेरे लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन दिल्ली में सब समीकरण उल्टे पुल्टे हो गए। एक तो उषा ठाकुर के लिए राजनाथ सिंह ने बड़ी तगड़ी पैरवी की, मतलब जो कहा जाता ना कि नरेंद्र सिंह तोमर यानी छोटे ठाकुर और राजनाथ सिंह मतलब बड़े ठाकुर, तो बड़े ठाकुर वहां पे भारी पड़ गए। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उषा ठाकुर के नाम पर सहमत किया। दूसरा ये रहा कि संघ से मालिनी गौड़ को बिल्कुल मदद नहीं मिल पाई, संघ से मदद मिली उषा ठाकुर को। संघ ने कहा कि साहब जो महिला चुनाव एक विधानसभा क्षेत्र से जीते, दूसरा दूसरे से जीते और तीसरा तीसरे से जीते, तो कहीं ना कहीं हमें उसके राजनीतिक कद का आकलन तो उससे करना चाहिए कि मैदानी लड़ाई उसने कितने संघर्ष के साथ जीती। तो संघ ने भी उषा ठाकुर की बड़ी मदद की। तो उषा ठाकुर जो है राजनाथ सिंह और संघ की मदद के चलते कैबिनेट मंत्री बनने में सफल हो गए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर भी जद्दोजहद चली जी, और विक्रम पर भी ऐसा फैसला होना बाकी है। जी देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति का फैसला जल्दी होना, पर मुझे लगता है पहले फैसला विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। और जो परिपाटी हमने देखी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तो विश्वविद्यालय और खासकर जो बड़े शैक्षणिक संस्थान है वहां पे संघ की पसंद को काफी तवज्जो दी जाती है। तो डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जो 2 बार कार्यवाहक कुलसचिव रह चुके हैं, एक अच्छे शिक्षाविद है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो जिनमें कुलपति बनने की सारी योग्यताएं हैं, उनका दावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए भी है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि पहले विक्रम विश्वविद्यालय का कुलपति तय हो रहा है, ऐसी स्थिति में वे उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए संघ की पसंद हो सकते हैं। भोपाल में मंत्री पद को लेकर जद्दोजहद चली, जैसा आपने बताया कि सुहास भगत चाहते थे कि खत्री विष्णु खत्री बने, शिवराज चाहते थे कि शिवराज नहीं मतलब बाकी अन्य नेता चाहते थे कि रामेश्वर शर्मा को उसका मौका मिले। जी। विश्वास सारंग मंत्री बन गए, और शिवराज जी का वहाँ पर कैलाश सारंग जी को देखने जाना, जी, ये क्या सही होगा? देखिए, ये राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि शिवराज जी चाहते थे कि रामेश्वर शर्मा भोपाल से मंत्रिमंडल में शामिल हो, सुहास भगत चाहते थे कि विष्णु खत्री हो, और विश्वास सारंग को भी भरोसा था कि शिवराज जी उनकी मदद करेंगे, क्योंकि उनके पिता कैलाश नारायण सारंग शिवराज जी बड़ा आदर करते हैं। अब जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कवायद चल रही थी तो कैलाश नारायण सारंग बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। शिवराज जी उनसे मिलने गए। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम चला उसमें विष्णु खत्री, रामेश्वर शर्मा मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए और विश्वास सारंग के नाम पे मंत्री पद की मोहर लग गई। तो एक राजनीतिक गलियारों में इसको एक संयोग माना जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि ये संयोग है या इसे क्या कहा जाए कि शिवराज जी सारंग जी से मिलने गए, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ और अंततः विश्वास सारंग मंत्री बन गए। तो एक बड़ा चर्चा का विषय है ये। शिवराज सिंह चौहान का कैलाश सारंग से मिलने जाना और विश्वास सारंग का मंत्री बनना, ये योग है या संयोग, ये बात अभी कही नहीं जा सकती, लेकिन जो कुछ हुआ वो हो चुका है। बहरहाल मीडिया की खबरों की अगर हम बात करें तो मीडिया के क्षेत्र में भी उथल पुथल लगभग होती है। तो इस बार की उथल पुथल को देखते हुए ऋषि पांडे का नई दुनिया छोड़ना एक बड़ा मूवमेंट। देखिए, ऋषि पांडे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में उनकी मास्टरी मानी जाती है। मैं उनको सालों से देख रहा हूँ, 25 साल तो मुझे देखते हो गए कि वो जागरण के पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे, दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे, नई दुनिया के पॉलिटिकल एडिटर थे अभी वो मध्य प्रदेश के, और इसके अलावा भी वो समय समय पे मतलब उनकी जो पॉलिटिकल कमेंट्स हैं वो बड़ा महत्व रखती है। और चाहे शिवराज जी मुख्यमंत्री हो, चाहे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हो, उनकी जो पॉलिटिकल स्टोरीज हैं और पॉलिटिकल कमेंट्स हैं उनको हमेशा बहुत वेटेज मिलता रहा। तो ऐसे दौर में जब शिवराज सिंह, मीडिया इंडस्ट्री बड़े संकट में है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो ऋषि पांडे का नई दुनिया को अलविदा कहना बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पर आनंद पांडे की बात करें जी, आनंद पांडे भी जो कोरोना के बाद की स्थितियां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निर्मित हो रही है, तो अभी भास्कर ने करीब 1-1.5 महीने पहले निर्णय लिया था कि उनके जो 30 वरिष्ठ साथी हैं, जो सभी संपादक स्तर के हैं या स्टेट एडिटर लेवल के हैं या ग्रुप एडिटर के लेवल के लोग थे, उनको उन्होंने संस्थान से मुक्ति देने का निर्णय लिया था। उसमें आनंद पांडे भी एक थे। और आनंद पांडे पिछले 1-1.5 महीने से कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए। वो पहले जी टीवी में भी दिल्ली में काम कर चुके हैं,
नई दुनिया में उन्होंने काम किया भास्कर के अलावा, और वो वेब में भी जाना चाहते थे। दिल्ली में कई ग्रुप्स में उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन अब वो अंततः उनका मुकाम इंडिया टीवी हो गया है, जहाँ पे वो एडिटर रिसर्च एंड प्लानिंग के रूप में अहम भूमिका में रहेंगे, और इंडिया टीवी में ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रजातंत्र का प्रकाशन उज्जैन से भी आरंभ हो गया है। जी, ये एक अच्छी खबर है, सुखद संकेत है कि हेमंत शर्मा जी की अगुवाई में प्रजातंत्र समूह जो है उज्जैन से भी अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहा है। और दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, भास्कर के कई संस्करण में संपादक रह चुके विनोद सिंह, और भास्कर और नई दुनिया में संपादक रह चुके अनूप शाह मिलकर प्रजातंत्र की उज्जैन में लॉन्चिंग करा रहे हैं। एक अच्छी टीम के साथ वहाँ लॉन्चिंग हो रही है, और मुझे लगता है कि इस दौर में जबकि मीडिया इंडस्ट्री को बड़े संकट में माना जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। विपिन निमा के बाद ललित मोरवाल ने भी जी, पीपुल्स समाचार में लगातार लोगों की आवाजाही चल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। विपिन निमा जो बहुत वरिष्ठ साथी हैं और जिनकी एक अलग पहचान इंदौर में मानी जाती है सिटी रिपोर्टिंग में, उन्होंने कुछ दिनों पहले अलविदा कह दिया था। ललित मोरवाल ने भी संस्थान को छोड़ दिया था, लेकिन ललित मोरवाल को प्रबंधन ने कहा कि भाई आपकी नाराजगी स्थानीय संपादकीय प्रभारी से हो सकती है, आप प्रबंधन का आप पे पूरा भरोसा है, आप हमारे साथ काम करिए। तो ललित मोरवाल अभी 2 दिन पहले से जो है वापस अपनी सेवाएं पीपुल समाचार में देने लगे हैं। ललित उपमन्यु जी भी जो अब हैं वो अनादि टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। अनादि टीवी अपना विस्तार इंदौर में कर रहा है, और प्रेस कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाने के साथ साथ स्टूडियो का काम भी शुरू कर दिया। अब अनादि टीवी के संपादक प्रकाश भटनागर हो गए हैं, जिनसे ललित उपमन्यु के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। ललित बहुत वरिष्ठ साथी हैं, भास्कर और नई दुनिया में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन कर चुके हैं। तो अनादि टीवी का जो मालवा निमाड़ क्षेत्र का जो संपादकीय प्रभार है वो अब ललित उपमन्यु के साथ रहेगा। उनके साथ पुनीत विजयवर्गीय, संजय सेंगर, कपिल साहू की टीम भी जो है वो उनके साथ काम करेगी। तमाम सारी खबरें, मीडिया जगत की अंदरूनी खबरें, प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी की, मीडिया की सारी खबरें अरविंद तिवारी जी के साथ मौजूद हैं। अरविंद तिवारी जी ने एक नया मुकाम हासिल किया है इस तरह के कॉलम के माध्यम से। तमाम सारे अखबार और चैनल्स इस कॉलम को हाथों हाथ ले रहे हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हम जो ये कार्यक्रम आपके साथ अरविंद तिवारी जी के साथ आपके समक्ष पहुंचाते हैं आपको पसंद आया होगा। आगे भी हर हफ्ते इसी तरह हम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।